मराठी थिएटर में भी आपको 2 बार थिएटर ग्रुप की तरफ हाँ से नवाजा गया। तो हाँ इसके हाँ। एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज हमें बताइए ना सर। हाँ हर्षल, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, बड़े गर्व की बात है कि मराठी की दो संस्थाओं ने मेरे काम को, मतलब मैं जो उर्दू थिएटर के लिए, हिंदी थिएटर के लिए काम कर रहा था, उसकी सराहना की। दो संस्था है, उसमें एक है भारतीय समाज विकास एकेडमी, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया। क्या बात है, और वाह। हाँ, और एक है महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था पनवेल की, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र लोक रत्न पुरस्कार दिया था वाह नाटकों के वाह। लिए। तो ये रंगमंच पे काम करने के लिए ये दो मराठी की संस्थाओं ने अगर मेरे काम को पहचाना है और मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे पुरस्कार दिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए किसी नेशनल अवार्ड से कम नहीं है कि मुझे अपने महाराष्ट्र में मेरी मराठी के दोस्तों ने और मराठी के कलाकारों ने मुझे पुरस्कार दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ा गर्व है मैं मुझे इस पर, और बहुत ही मेरे लिए ऑनर की बात है। सर उस चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल थैंक यू। आप थैंक वो भी मुझे कहना था कि हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कल तो मैंने विश किया था। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 60 साल हो गए। और सर मुझे और एक चीज पूछनी है अबाउट एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स। तो हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि एनएसडी जो दिल्ली का है, जहाँ थिएटर ट्रेनिंग होती है 3 साल की, दिल्ली में अगर एनएसडी है तो हमारे यहाँ मुंबई में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट है, जो वाह। उसी स्तर का, उसी लेवल का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो काम वहाँ 3 साल में होता है, वो काम हमारे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी और एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में वो काम 2 साल में कराया जाता है। और जो एक्टर वहां से निकल रहे हैं ट्रेंड होकर, तुम भी तो वहीं के पास आउट हो, तुम्हारे यस। जैसा टैलेंट हमने देखा है तुम्हारा, तो हम जानते हैं कि कितना जो है एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट किस तरह से काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के सारे कलाकारों को गर्व होना चाहिए वामन केंद्रे जी पे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैं वामन जी को वाकई बहुत उनका धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि वामन केंद्रे जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्तर का, उस लेवल का एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर शुरू किया मुंबई में। और जो इसका सिलेबस है वो एनएसडी जैसा ही सिलेबस है। वामन जी ने उसको इतना अच्छा डिजाइन किया है सिलेबस को, कि वहां के 3 साल के सिलेबस को उन्होंने 2 साल में बहुत परफेक्ट जमा के, इतना खूबसूरती के साथ, इतनी सुंदरता के साथ, बहुत सहज तरीके से यहाँ पे रखा है। तो मुझे काम करने का मौका मिला जब एक प्रोडक्शन हो रहा था खालिद की खाला, यस। वहीं से एकेडमी में। क्लासरूम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, वो स्टूडेंट्स का, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन था। तो बराबर। रमेश तलवार उसको डायरेक्ट कर रहे थे, इफ्ता के हमारे। तो यस। मुझे वामन जी ने बुलाया था उर्दू के डिक्शन को ठीक करने के लिए एक्टर्स के, क्योंकि उसमें ज्यादातर एक्टर मराठी के थे, राजस्थान के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे। तो वो सारे एक्टर्स का डिक्शन उर्दू का तरह सा गड़बड़ था, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना जाके एक्टर्स को सिखाया, उर्दू का डिक्शन ठीक किया, रमेश जी के साथ काम करने का मौका मिला, वामन जी के साथ 2 महीने तक साथ रहने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हम 2 महीने के लिए सही वहाँ की फैकल्टी में थे, एक तरह से एक्टर्स को उर्दू सिखा रहे थे। तो राइट बहुत राइट। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने वो काम, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट का काम जो उन 2 महीनों में देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक बड़े लेवल का एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एक थिएटर का एक एकेडमी हमारे यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी है, जो इतना अच्छा काम कर रही है। और जितने जो लोग पास आउट वहां से हो रहे हैं, जैसे तुम हो, और हेमंत है, वाघ एक है, रेणुका है, और किरण पावस्कर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से जो पास आउट हुए हैं।
देखने वाले मुसलमान। यस, थोड़ा पॉज हो हेलो, गया था हाँ सर वीडियो। हाँ, हेलो, पॉज हो गया था। पॉज हो गया था, हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये यस कह रहा यस। था कि एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी पास आउट हैं वहाँ के, जैसे तुमने वामन जी के अंडर में काम किया उनके यस साथ। अब वहां से इतने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट निकले इतने साल में, लेकिन वामन जी ने तुमको ही अपने साथ रखा और सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब है तुम्हारे में टैलेंट उन्होंने पहचान लिया था कि हर्षल जो है वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और उसको ट्रेंड किया जा सकता है। और उन्होंने तुमको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया कि तुम खुद एक टीचर, ड्रामे के टीचर के तौर पे जो है तुम उभर कर आए हो। और तुम नवी मुंबई में जिस तरह से काम कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, वो बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि अगर तुम शायद एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में नहीं होते तो शायद आज तुम अपना इंस्टीट्यूट भी नहीं चला पाते थे। तो तुमने एक सही मानों में एक टीचर की जो ट्रेनिंग ली है, थिएटर की जो ट्रेनिंग ली हासिल की है वामन जी से, तो ये एक नवी मुंबई के कलाकारों के लिए, वहाँ के फनकारों के लिए बहुत बड़ी बात है, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, तुम्हारी एकेडमी में, तुम्हारे स्टूडियो में ज्वाइन हुए हैं, अब जो सीख रहे हैं तुमसे। और तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो हर्षल, ये बहुत बड़ा काम है। तुम और तृप्ति जिस तरह से ट्रेंड कर रहे हो एक्टर्स को, ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी बात है। और वामन जी को इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसा एक कलाकार, ट्रेंड एक्टर, एक ट्रेंड टीचर और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को जो है वो थिएटर को दिया है, थिएटर ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, दुआएं हैं मेरी हर्षल तुम्हारे लिए और तृप्ति के लिए। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल है कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जी कि पुराने जो थिएटर के रिहर्सल्स हुआ करते थे उसमें एक लाइन को करेक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? एक एक लाइन को करेक्ट किया जाता था। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल। आज काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिनको जिनको पेशेंस नहीं होता सीखने का। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? असल में बहुत मामला जो है ना आजकल, जो है ना हर्षल, जो तुम्हारी जनरेशन पर हाँ जो थिएटर के लिए जो डेडिकेशन था, जो समर्पण था रंगमंच के प्रति, वो डेडिकेशन, वो समर्पण अब नहीं रहा। आज की जो जनरेशन जो आ रही है वो इतना, मतलब सीरियलों में और फिल्मों के लिए जाने के लिए इतनी बेचैन है, वो थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। उनको लगता है कि बस आए थिएटर में एक दो प्रोडक्शन में काम किए, उसके बाद सीधा हम फिल्म में जा सकते हैं, सीरियलों में जा सकते हैं, वेब सीरीज में जा सकते हैं। बाद में वो थिएटर करना नहीं चाहते हैं। और ये शिकायत सारे बड़े ग्रुप्स को भी है, हिंदी के जितने भी आप बड़े ग्रुप्स देख लो, इप्टा से लेके एकजुट है, यात्री है, सब जगह ये मामला है कि एक्टर वहां आते हैं, एक दो ड्रामों में काम करते हैं और फिर सीधा सीरियल और फिल्म के लिए भाग जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि थिएटर के प्रति, रंगमंच के प्रति इनमें वो समर्पित जो भावना है ना, वो नहीं आ पा रही है, वो डेडिकेशन नहीं आ पा रहा है जो हमने 40 साल भोगता है थिएटर को लेके, या तुम लोगों के, तुम्हारी जनरेशन तक भी वो चीज डेडिकेशन नजर आती है। जो तुम्हारे साथ जो पास आउट जो हुए हैं एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से, वो भी बहुत डेडिकेटेड है एक्टर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, समय गुजर रहा है, वो भावना कम होती जा रही है। अब बहुत इंस्टेंट चाहते हैं लोग, आज के कलाकार बहुत इंस्टेंट कामयाबी चाहते हैं कि हम आज आए, सीखे क्या, सीखे या ना सीखे, एक लाइन बोलना खाली हमको आ जाए तो हम सीधा। तुमको मैं बताऊं, बहुत अजीब बात, शायद तुम्हारे साथ भी, तुमने भी ये झेला होगा कि आते हैं, एक प्रोडक्शन में काम करते हैं और दो प्रोडक्शन के, दो ड्रामों के बाद वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं एक्टिंग की, खुद एक्टिंग सिखाने लग जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार, मेरे कई एक्टर्स जो मेरे साथ एक साल में मेरे साथ काम किया, आज वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं एक्टिंग की। राइट। पैसा पैसा कमाना है उनको लगता है कि यार ये रंगमंच, मतलब ये एक्टिंग का जो करियर है, इसमें बड़ा पैसा है और मतलब हम सिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनमें जो ये गलतफहमी है ना कि हम सिखा सकते हैं। और सर ताज्जुब की बात तो ये है
कि वो स्टैनिस्लावस्की की जैसे बड़े बड़े नाम लेते हैं एक्टर्स को सिखाते वक्त। हाँ हाँ, बहुत 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 बड़े बड़े बड़ी नाम बड़ी लेते। बातें, वो जितनी बातें जो हमसे सीखे रहते हैं ना हर्षल, तुमसे जैसे तुम ट्रेनिंग देते हो, तुमसे जितनी बातें सीखे हैं या हमसे जितनी बातें उससे एक लाइन अपनी तरफ से वो नहीं बोल सकते। वही सारी बातें चबाई हुई, जो वो चबा चबा के वही बातें उगलते हैं। अभी मैं तुमको बताऊं, हमारे पास एक एक्टर आया था जिसको, जो एक बड़े इंस्टीट्यूट से आया था, 5 लाख रुपए देकर, एक बड़े फिल्म स्टार का जो इंस्टीट्यूट है वहां से करके आया था वो कोर्स, 6 महीने का एक्टिंग का। वो आया हमारे पास, तो तुम यकीन मानो मैंने उसको पूछा, चल बाबा 9 रस क्या होते हैं बताओ, 9 रस एक्टिंग के, अभिनय के 9 रस क्या होते हैं बताओ। वो नहीं बता पाया। वो 6 महीना 5-6 लाख रुपए देकर, फीस देकर वो आया है, और उसको 9 रस नहीं मालूम है, जो बेसिक चीज है अभिनय की, एक्टिंग की, वो उसको नहीं पता। उसको डिक्शन के बारे में कुछ मालूमात नहीं, उसको एक्सेंट क्या होता है नहीं पता, उसको स्टेज पे कैसे खड़े रहना है, कैसे मूव करना है, कितनी डिग्री पे चलना है, कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज भी नहीं थी उसको। तो सोचो उसने उस इंस्टीट्यूट में क्या सीखा होगा। अब ऐसे एक्टर खुद जाके जब इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वो खुद दुकान खोल लेते हैं अपनी अभिनय की, तो वो बताओ कि हर्षल वो क्या सिखाते होंगे, वो कितना तबाह कर रहे हैं नई जनरेशन को, नए एक्टर्स को। उनसे पैसा ले रहे हैं, 10,000 15,000 जो भी दे देते हैं, जो उनकी कोई फीस नहीं है। किसी ने 10 दे दिया, 15,000 दे दिया, ले लेते हैं, उनको बिठाते हैं, जो उनको आता है, जितना थोड़ा बहुत जो सीखा हमसे वो सिखा देते हैं। तो ये इस तरह से ये थिएटर को ये चीजें नुकसान पहुंचा रही है। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए किसी ने। कि जो कच्चे पक्के लोग जो आ गए हैं ना, जिनको ट्रेनिंग नहीं है, जो थिएटर ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, टीचिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको बेसिक मालूमात नहीं है टीचिंग की, वो लोग जो इस फील्ड में आ गए हैं ना, वो थिएटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको हम सबको मिलकर रोकना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा नुकसान होने वाला है। जैसा मैंने बड़े इंस्टीट्यूट की भी जब बातें खोला, बताया, अंधेरी, वर्सोवा और जुहू, गोरेगांव, मलाड, इस तरफ दुकानें खुली हुई है, दुकानें, एक्टिंग की दुकानें खोल के बैठे लोग। शटर उठाते हैं सुबह में, दुकान खुल जाती है, बंदों को घेर घार के लाया जाता है, उनसे बड़ी बड़ी फीस वसूल की जाती है, और एक्टिंग के नाम पे वहां से कुछ नहीं सिखाया जाता है, कुछ भी नहीं सिखाते। आप उनसे किसी बड़े नाटककार का नाम पूछ लो कि आज हिंदुस्तान का बड़ा नाटककार कौन है, रमेश कर्नाड के बारे में पूछ लो, या विजय तेंदुलकर के बारे में पूछ लो, या पुलक के बारे में पूछ लो, वो कुछ नहीं जानते। उनसे उत्पल दत्त के बारे में पूछेंगे आप कि थिएटर में उनका क्या नाम था, तो फिल्मों के नाम बताते हैं उनके। उत्पल दत्त ने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है वो बताते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उत्पल दत्त का थिएटर बैकग्राउंड क्या है। अमोल पालेकर जी के बारे में पूछेंगे तो उनकी फिल्मों के नाम बताते हैं वो। उनको मालूम नहीं कि अमोल पालेकर ने थिएटर में क्या काम किया है, कितना किया है। तो ये ऐसे लोग हैं, इनसे थिएटर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है हर्षल। मुझे बहुत दुख होता है, मतलब इन लोगों को देखकर। हमने तो यार जिंदगी भर कभी पैसों के पीछे हम भागे नहीं, और ये लोग कैसा, मतलब आते ही, मतलब आके साल भर भी नहीं हुआ थिएटर करते हुए और दुकानें खोल के पैसे कमाने का सोच रहे हैं कि थिएटर के जरिए हम पैसा कमा लें। हमने तो अपने जेब का पैसा लगाया है यार थिएटर में। तुमने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं थिएटर से मालदार बन जाऊं। ठीक है, जितनी मेहनत थोड़ी बहुत होती है, जो खर्च होता है पब्लिसिटी का, उतना पैसा, लेकिन तुमने अपना किचन चलाने के बारे में नहीं सोचा होगा कभी भी कि मेरा किचन थिएटर से चल जाएगा, या इस ट्रेनिंग से चल जाएगा, या इतना पैसा तुमको, लाखों रुपए तो कभी ट्रेनिंग से मिलते नहीं होंगे। जो मामूली फीस लेके तुम काम करते होंगे थोड़ी बहुत, किसी किसी को तो फ्री में भी तुम पढ़ाते हो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ ये बात। तो ये लोग तो एकदम, तो ये लोग तो कमर्शियल हो गए यार, कमर्शियली दुकान खोलकर बैठ गए हैं। समझ में नहीं आता ये कैसे, क्या होगा इनका। लगता है कि इसके ऊपर एक सॉल्यूशन है कि जैसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं किरदार का। मुझे एक अच्छा लगा जो किरदार ने एक स्टेप आगे ली कि आपने कंपटीशन की थी, मोनो एक्ट कंपटीशन। सो ऐसी अगर कंपटीशन सामने आए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक अलग ट्रेंड क्रिएट होगा और अलग चीज लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज होंगी।
तो किरदार के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हाँ, प्रीति भी शायद मुझसे यही सवाल पूछ रही है। मैं प्रीति को बताना, प्रीति ने शायद यही पूछा है कि आपके क्या किरदार से क्या काम हुआ है। तो क्या हुआ नहीं है, तो मैं प्रीति को बताना चाहता हूँ कि प्रीति, हमने मोनोलॉग कंपटीशन हर साल हम कराते हैं, 2 साल से हम करा रहे हैं। इस साल तो हमने ऑनलाइन कराया, चूंकि ये सब लॉकडाउन में घर ही में बैठे हैं, तो हमने ऑनलाइन कराया। तो ऑनलाइन में 155 एंट्रीज आई वीडियो मोनोलॉग के पूरे हिंदुस्तान से। बंगाल से आई, कलकत्ता से आई, वेस्ट बंगाल से, लखनऊ से, यूपी से, बिहार से 155 वीडियो आए हमको। तो हमने मतलब लास्ट ईयर तो हमने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट के साथ मिल के किया था, मुंबई यूनिवर्सिटी का ही जो विष्णुदास, क्या नाम है अपने ऑडिटोरियम का, विष्णुदास मुंबई यूनिवर्सिटी। हाँ, उस ऑडिटोरियम में हमने नहीं अंदर और कुसुम गराज ऑडिटोरियम जो है। हाँ, कुसुम गराज, हाँ, भाषा भवन। हाँ, तो वहां हमने करवाया था लास्ट ईयर हमने मोनोलॉग कंपटीशन, जिसमें काफी थिएटर के और फिल्म के लोग आए थे, बहुत सारे। राकेश बेदी साहब थे, अवतार गिल थे, ये लोग जज थे उसमें। तो इस बार हमने ऑनलाइन करवाया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमको। तो उसमें से अभी इस साल हमने किरण पावस्कर जज थी एक, उसमें राकेश बेदी जज थे, और सरिता जाकिर हुसैन वो एक जज थी, जाकिर हुसैन की वाइफ, जो बहुत थिएटर कर रही है। हाँ, तो उन्होंने 25 लोगों को, 155 में से 25 लोगों को फाइनल के लिए चुना है वो वीडियो में। वो अभी हम लॉकडाउन खत्म होएगा तो वो 25 फाइनलिस्ट को हम स्टेज कराएंगे मोनोलॉग, और सबको बुलाएंगे, थिएटर वालों को, तुम लोगों को भी दावत देंगे, और वो 25 में से हम फिर प्राइज दिए जाएंगे 5 मोनोलॉग को। तो ये एक्टिविटीज हम करते रहते हैं किरदार से। और किरदार से मैं तुमको बताऊं हर्षल, 42 शोज लास्ट ईयर हमने किए एक साल में, 42 शोज एक साल में। 2019 में 42 शो हमने किए, मतलब एक एवरेज एक महीने में 3 या 4 शो हो गए। क्या बात, बढ़िया। तो इतना काम, इतना शो, रेगुलर शोज तो कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल थिएटर वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। जो हम बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रेगुलर काम कर रहे हैं थिएटर के लिए। हिंदी थिएटर, उर्दू थिएटर, हिंदुस्तानी थिएटर को लेके रेगुलर एक्टिविटीज। प्रीति, मेरा ख्याल है तुमको शायद मेरी बात से सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि हम किरदार की तरफ से कुछ करते रहते हैं। और हर्षल को तो हम बुला के थक गए, हर्षल नहीं आते। तुम जब भी आना चाहो, किरदार के दरवाजे जो हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। प्रीति, तुम हमारे साथ जरूर काम करो, हमारे लिए नाटक डायरेक्ट करो। मैंने तो हर्षल से भी कहता हूँ कि आके हमारे लिए नाटक कोई डायरेक्ट करो भाई, लेकिन वो न्यू बॉम्बे से बाहर निकलने तैयार नहीं है। सर तो वहाँ पर हर्षल है जो बहुत बढ़िया है, मैं जल्द ही आपके पास लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में जरूर आओ। 2 कलाकारों ने मिलकर, और अच्छा, बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट है। अरे वाह, बढ़िया, बहुत। वो फिर रखो, हमारे लिए रखो, हमारे ही लिए रखो, और हमारे लिए करो, तुम ही डायरेक्ट करो, तुम काम करो उसमें। अभी इस साल भी हमने संकेत नाम का एक एक्टर है एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट में, संकेत बोंद्रे नाम का। हाँ, तो उसको लेकर हमने एक नाटक किया था, गलतफहमियां नाम से। यस, मेरा ही वो बहुत पसंद किया गया। हाँ, उसने हमारे साथ वो 2 शो किया उसने। अभी अचानक फिर लॉकडाउन आ गया, और शो रेगुलर करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन आ गया था। यस। तो सर मुझे लगता है कि बिल्कुल सही, नाज खान ने जो बात कही है, बिल्कुल देखो नीचे उन्होंने बात कही, बहुत सही है कि हम बहुत डेडिकेटेड एक्टर चाहते हैं किरदार में। किरदार के लिए दरवाजे ऐसे डेडिकेटेड एक्टर्स के लिए हमेशा खुले हैं, जो आके हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट करना चाहते हो, चाहे राइटर हो जो अपना प्ले करवाना चाहते हो। तो हम पे करते हैं। हर्षल, तुमको एक बात बताऊं, हम एक्टर्स को पे करते हैं, हम डायरेक्टर को पे करते हैं। बहुत बड़ी बात हम है, पे करते हैं। पे ये मैंने नहीं देखा जो आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किरदार किरदार का ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे। वो एक बहुत बड़ी बात मैंने देखी। नहीं, हम भले मानधन जिसको कहते हैं ना अपने यहाँ मराठी में मानधन, हम मानधन देते हैं, भले वो थोड़ा हो, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं रहती है, लेकिन हम डायरेक्टर को भी, हम मिलिंद जी से, मिलिंद इनामदार को तुम जानते हो, मिलिंद जी को, हमने मिलिंद जी से भी कहा है कि हमारे लिए एक नाटक, हबीब साहब का चरणदास शो,
उनका बहुत फेमस नाटक है। हमने यस उनसे भी उनको भी ऑफर की थी कि चरणदास चोर हमारे लिए डायरेक्ट करिए। मैं वामन जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि किरदार के लिए वो एक आध ड्रामा डायरेक्ट करें, क्योंकि मैं वामन जी के काम से बहुत ही इम्प्रेस हूँ, बहुत क्या प्रभावित हूँ। या वामन जी जैसा टीचर जो है ना इस वक्त महाराष्ट्र में, हर्षल, मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा टीचर कोई इस वक्त महाराष्ट्र में है। मैं तो सर पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। मुझे भी बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जितने अच्छे टीचर, जितने अच्छे इंसान हैं, उतने अच्छे टीचर हैं और उतना थिएटर की नॉलेज रखते हैं, तभी तो एनएसडी जैसी के डायरेक्टर हुए। वो इतना एनएसडी में रहे और वहां भी रह के बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मंगेश बंसोड़ जी जो इस वक्त हैं, इस वक्त चेयर जो लुक आफ्टर में है, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत बढ़िया एग्जैक्टली इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो जो टीम असल में अपने यहाँ जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट की जो टीम रही है ना शुरू से, बहुत मेहनती लोग रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सारे लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि ये लोग सारे लोग समर्पित हैं रंगमंच के प्रति, थिएटर के लिए समर्पित लोग हैं ये लोग। और इनको इवन मैं बोलता हूँ बंसोड़ सर की बात अगर निकली ही है तो एक बात मैं सभी के सामने ऑडियंस के लिए बता दूं कि मंगेश हाँ सर ने जो नींव वामन सर ने रखी है, वो नींव वैसी की हाँ वैसी कैसी जाए इसके ऊपर खास ख्याल रखा। और बिल्कुल इवन बिल्कुल ये है मीन्स आप भी इसके लिए हाँ कहेंगे जरूर। बिल्कुल, बहुत सही, मैं मानता हूँ ये बात बिल्कुल। मंगेश जी ने उस परंपरा को जो वामन जी ने शुरू की थी, उस परंपरा को कायम रखा और कायम उसको रख और बढ़ावा दिया। बल्कि हर साल जो फेस्टिवल करवाना और हर साल जो है नाटक बाहर से बुलाना, दूसरे प्रांतों से, दूसरे देशों से, जो दूसरे स्टेट से जो नाटक बुलाए जाते हैं और यहाँ पे दिखाए जाते हैं मुंबई वालों को, तो ये एक परंपरा जो वामन जी ने शुरू की थी, मंगेश बंसोड़ जी वो उसको बराबर निभा रहे हैं, चला रहे हैं। ये और बड़ी बात है बहुत। और सर वसंत राष्ट्रीय नाट्योत्सव इसके बारे में क्या हाँ कहेंगे? और खास करके जो रंजीत कपूर जी ने प्ले किया था एक रुका हुआ फैसला, हाँ, कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट कोर्ट मार्शल मार्शल, कोर्ट मार्शल। आपका क्या ख्याल है कि जिसमें संकेत भी था, हम सभी थे उसमें? हाँ, कोर्ट मार्शल मैंने हर्षल रंजीत कपूर जी का दिल्ली में ही देखा था। अच्छा। जब दिल्ली में हम प्ले लेकर गए थे, साहित्य कला परिषद का फेस्टिवल था, उसमें मेरा यस भी नाटक था और कितने जलियांवाला बाग। यस तो उसमें रंजीत कपूर जी का ये कोर्ट मार्शल पहली बार ओपन होने जा रहा था, प्रीमियर हो रहा था। तो राइट मैंने राइट। देखा था और मैं देखकर, वहां पे श्रीराम सेंटर में शो हुआ था उसका, हाँ तो हाँ मैं वो नाटक देखकर एकदम चकित रह गया था। मतलब उसको भी प्राइज मिला था, मतलब मेरे साथ मेरी स्क्रिप्ट को भी, जलियांवाला बाग को भी फर्स्ट प्राइज मिला था और कोर्ट मार्शल को भी फर्स्ट प्राइज मिला था। तो हम्म उसको मंचित किया था इन्होंने, रंजीत कपूर जी ने। तो वो हम्म प्रोडक्शन मैंने देखा था, तो मैं बहुत ही हैरान रह गया देख के कि क्या नाटक है और क्या किस तरह से उन्होंने पूरा बांधे रखा है 1.5 घंटे तक ऑडियंस को। तो मैं राइट यहाँ के फेस्टिवल में तो वो नहीं देख सका था, लेकिन रंजीत जी का वो प्रोडक्शन मैंने देखा है, तो मैं जानता हाँ हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है कोर्ट राइट मार्शल का। और जिस तरह से ये जो फेस्टिवल होता है ना हर्षल, अपना एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट का, मैं समझता हूँ कि इस फेस्टिवल के बाद, जब जब हर साल जब भी ये फेस्टिवल होता है, मैं समझता हूँ कम से कम 25 लोगों को, हम्म 25 तो शायद कम बोल रहा हूँ, लेकिन 25 लोगों को नाटक का चस्का तो लग ही जाता है। जरूर इस जरूर। जो जो नशे की बात मैंने शुरू में किया ना, कि नशा हाँ चढ़ हाँ जाता है नाटक का, रंगमंच का, तो वो नशा जो है ये फेस्टिवल के बाद कम से कम 25 एक्टरों को तो लग ही जाता है। यस वो जरूर कीड़ा जरूर। जिसको बोलते हैं ना, कीड़ा लगना, कीड़ा कीड़ा हाँ बोलते हैं ना नाटक का कीड़ा, तो वो कीड़ा 25 लोगों को लग जाता है, वो वायरस फैल जाता है नाटक का। तो ये बड़ा काम है ना, ये फेस्टिवल अगर नहीं हो तो ऐसे लोगों को नाटक का शौक कैसे होगा? ये जनरेशन जो आ रही है, जो वेब सीरीज को पसंद करने वाली और 100 चैनल देखने वाली जनरेशन, ये फिर नाटक को सीरियस नहीं ले पाएगी ना, जब तक ये फेस्टिवल इस तरह के जरूरी है। बराबर बराबर। एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट का जो फेस्टिवल होता है, ये है हेलो, यस आवाज आ रही है हर्षल? हाँ यस सर। तमसील का फोन आ रहा है, देख लो तमसील का, इस पे आ रहा था। तो हर्षल,
इस तरह के फेस्टिवल, एक पृथ्वी फेस्टिवल होता है पृथ्वी थिएटर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नेहरू फेस्टिवल होता है नेहरू सेंटर का, वो, ये सब हिंदी थिएटर को लेके जो फेस्टिवल होते हैं, हिंदी नाटकों को इस तरह। और मराठी में तो खैर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी स्पर्धाएं होती है, एकांकी स्पर्धाएं होती है, फुल लेंथ नाटकों की होती है। अपने यहाँ महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा होती है फुल लेंथ नाटकों की, एकांकी की भी होती है और नाटकों की भी होती है। हाँ। तो ये फेस्टिवल बहुत जरूरी है, राइट। हमारी जनरेशन को, हमारे बाद वाली जनरेशन को ट्रेन करने के लिए, उनको शौक लगाने के लिए, उनको नाटक का चस्का लगाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल बहुत जरूरी है। मैं तुमको बताऊं, इस साल जो नेहरू फेस्टिवल हुआ था, एक बात तुमको शेयर करना चाहता हूँ। हाँ सर। इस साल जो नेहरू फेस्टिवल हुआ था, तो डेली रोजाना मैंने देखा कि एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट के बंदे, मंगेश जी और मिलिंद इनामदार जी और अमोल ही नाम है ना जो एक टीचर है, और एक टीचर जो है वहाँ पे अमोल देशमुख, हाँ अमोल देशमुख, ये तीनों वहाँ के स्टूडेंट्स को लेके, सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेके डेली नेहरू सेंटर का फेस्टिवल में वो आते थे, उनको सारे नाटक दिखाए गए नेहरू सेंटर पे। तो ये एक तरह के उनका असाइनमेंट था, या उनको जो भी उनकी ट्रेनिंग थी उसका पार्ट था, एक हिस्सा था। तो इससे अंदाजा लगाओ कि फेस्टिवल से कितना कुछ सीखने मिलता है। बराबर बराबर। आवाज आ रही है ना हर्षल? इस कहना है सभी से, मुझे लगता है सर ने बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है कि हमें क्या देखना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और ये भी जानकारी जरूरी है कि 40 साल पहले से लेके आज तक का दौर किस तरह से बदला और हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है इकबाल सर, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी पॉइंट छूटा होगा जो हमारे दर्शक मिस कर गए होंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा डिस्कशन हुआ है बारे में। हर्षल मैं सॉरी मैं तुम्हारी एक बात काट रहा हूँ। मेरे उस्ताद जो हैं हबीब तनवीर साहब, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है। मैं भोपाल में, दिल्ली में उनके प्रोडक्शन करने जाता था, देखने जाता था साथ में। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि इकबाल मियाँ, नाटक में, थिएटर में क्या करना है वो तो हर कोई सिखाता है, बराबर, हर उस्ताद बताता है कि आपको क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन बोले इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम ये सीखो कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या बात, वाह वाह। रंगमंच पे अगर बोले आपने थिएटर में ये सीख लिया कि मुझे ये चीज नहीं करना है, तो तुमको ये आ जाएगा कि क्या करना है। क्या बात। जिस दिन हमने ये सीख लिया ना हर्षल कि हमको ये काम नहीं करना है मंच पे, तो हम उस दिन ये सीख जाएंगे कि अच्छा नाटक, अच्छा थिएटर कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरे उस्ताद ने, हबीब तनवीर ने ये बात मुझे सिखाई है कि, और ये चीज मैंने जानबूझ के छेड़ी थी, जो अमोल पालेकर सर की जो बात मैंने छेड़ी, वो इसलिए छेड़ी कि जब हबीब तनवीर जी का जिक्र निकला, तो उस वक्त अगर आपको भी याद होगा कि पूरा पीएल देशपांडे कला अकादमी में एक सभा रखी गई थी, और वहां पे भी वामन केंद्रे सर और अमोल पालेकर सर, इन्होंने हबीब तनवीर जी के लिए आदरांजलि के तौर पे काफी सारी चीजें बताई थी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो बात छेड़ी थी। तो मुझे लगता है कि सर बहुत बहुत बढ़िया ऐसा ये डिस्कशन रहा, और आपको कैसा लगा सिर्फ इतना बता दीजिए आखिरी वक्त, तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा बीच बीच में, ये लाइन जो डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो थोड़ा सा वो कंसंट्रेशन टूट रहा था। बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि एक थिएटर वाले से बात करते हुए, जिसको थिएटर की जानकारी हो, उससे बात करते हुए अच्छा लगता है। तो तुमने थिएटर को काफी पढ़ा है, समझा है, किया है थिएटर, तो तुम्हारे से बात करते हुए बड़ा, यानी तुम जिस तरह के सवाल कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन असल में मैं चाह रहा था, मैं इस इंतजार में था कि तुम पूछोगे कि सर थिएटर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या हुई आपके साथ। मैं सवाल का इंतजार कर रहा था। बहुत सारे मजेदार किस्से भी हुए हैं थिएटर में काम करते हुए। अगर एक आध सुनाओ, अगर एक आध कुछ हो तो। यस। हाँ,
अभी हम लोग हाल में एक नाटक कर रहे थे तफ्तीश नाम से, राजेश कुमार जी का एक नाटक है तफ्तीश। आवाज आ रही है हर्षल मेरी? हाँ, यस सर, यस सर। तो अभी हम हाल में एक नाटक कर रहे थे तफ्तीश, लॉकडाउन से पहले। तो उसमें हमारा एक एक्टर काम कर रहे थे, सीनियर, बड़े मतलब एजेड आदमी है, वो काम करते थे। बड़ा रोल था उनका, इम्पोर्टेंट रोल था। तो वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो वो एक्टर काम कर रहे थे। अच्छा, उनको आदत थी पीने की। हाँ, तो वो ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक उनकी मजबूरी थी, यानी ड्रिंक उनकी आदत नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। वो मतलब अगर थोड़ा सा पी नहीं ले तो वो उनको वहां से रिहर्सल से उनको ड्यूटी पे जाना रहता था। और वो ड्यूटी जिस तरह की थी उसमें उनका पीना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं पिएंगे तो काम नहीं कर सकते थे। तो वो रिहर्सल पर आते थे तो ड्रिंक करके आते, शाम में जब आते थे तो पी के आते थे। अच्छा, बहुत दिनों तक मेरे समझ में नहीं आई बात, क्यों पी कर आ रहे हैं रिहर्सल पे। मैं हमेशा परेशान रहता था कि यार ये आदमी को लाइन ही क्यों नहीं याद हो रही है, ये टाइम पे टाइमिंग, सही टाइमिंग पे बोलते क्यों नहीं है लाइन अपनी, और चुप क्यों रह जाते हैं। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों नहीं याद हो रही है इनको। बहुत दिनों के बाद ये पता चला कि वो ड्रिंक करके, आर्टिस्टों ने बोला कि सर ड्रिंक करके आते हैं वो। बोले क्या बात कर रहे हो, रिहर्सल पर ड्रिंक करके आ रहे, तालीम पर? बोले हाँ वो। तो मैंने उनको अकेले में एक दिन पूछा तो बोले हाँ सर, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं अगर नहीं करके आऊंगा तो मैं यहाँ से ड्यूटी पे जाता हूँ तो मैं वहाँ ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। बोला अच्छा ऐसा है। तो मुझे, तो क्या करते थे, बहुत अजीब बात है ये हर्षल, सुनने जैसी है। वो जिस दिन ड्रिंक करके आते थे ना, मतलब डेली नहीं आते थे, कभी कभार, जिस दिन वो ड्रिंक करके आते थे तो अपनी लाइनें भूल जाते थे, लेकिन जो को एक्टर्स की लाइनों को बराबर प्रॉम्प्ट करते थे। अरे तुम्हारी ये लाइन है, तुम्हारी ये, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ये लाइन है, तुम्हारी ये, सबको बताते थे और खुद की लाइन भूल जाते थे। हाँ, जिस दिन ड्रिंक करके आएंगे उस दिन, हाँ जिस दिन वो ड्रिंक में रहे तो सबको याद दिलाते थे, तुम भूल गए अपना क्यों, तुम्हारी ये लाइन है, तुम्हारी ये लाइन है। और जिस दिन ड्रिंक नहीं करते थे, वो सही हालत में आते थे, उस दिन खुद की लाइनें भूलते थे, उस दिन खुद की लाइन नहीं बोल पाते थे। मतलब हमको ये समझ में आ गया था कि जिस दिन वो अपनी लाइनें भूल रहे हैं उस दिन वो पिए हुए नहीं है। और जिस दिन वो सबको हाँ, और जिस दिन वो सबको याद दिला रहे हैं तुम्हारी ये लाइन, तुम्हारी ये लाइन, तो हमको समझ में आ जाता था कि आज ये ड्रिंक करके आए। तो ये बहुत अजीब मेरे लिए वो एक्टर बहुत अजीब गरीब रहा कि यार पीने के बाद आदमी को दूसरों की लाइन याद आती है और जब नहीं पिया रहे तो खुद की लाइन भूल जाता है। क्या बात, कैसा अजीब। तो हमको बड़ा मजा आया, सब आर्टिस्ट एंजॉय करते थे, सब बोलते थे सर आज पिए हुए नहीं है। मैं बोला अरे बाप रे, आज पिए हुए नहीं है तो ये खुद की लाइन अब बराबर टाइमिंग पे नहीं बोलने वाले हैं। और जिस दिन पी के आते थे तो सब आर्टिस्ट एक्टर खुश रहते थे उनके पी के आने से। क्यों? क्योंकि वो सबको याद दिलाते थे, अरे तुम्हारी लाइन, तुम्हारी लाइन, तुम्हारी लाइन, तुम्हारी ये, तुम्हारा क्यों है। राइट। तो ये ऐसा, इस तरह के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे आए हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर कि ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपके दिल के करीब का है इतने सारे साल के करियर में? एक तो बहुत अजीब बड़ा किस्सा है हर्षल, जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मतलब अभी तुमने बात छेड़ दी है तो, कि मैं नाटक करने के लिए भिवंडी गया था, एक कंपटीशन था वहां पे, इंटर कॉलेजिएट। मैं वो करने के लिए कंपटीशन में गया था और मैं वहां गया और यहाँ मेरे पिताजी वो हॉस्पिटल में थे और ऐसा हुआ कि वो टाइम पे फोन मोबाइल वगैरह नहीं थे। ये 86 की बात है, 86 की बात है। तो मैं भिवंडी गया था और मैं रात में मैं आ नहीं पाया वहां से, मैं रुक गया, मतलब ट्रेन छूट गई थी मेरी। हमने वहां पे बिजू का जिंदा है नाम का एक नाटक किया था, एकांकी, और फर्स्ट प्राइज हमको मिला था, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट डायरेक्टर। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ मेरे पिताजी का रात में देहांत हो चुका है। जब मैं सुबह वहां से निकला पहली ट्रेन से
सब ट्रॉफी वॉफी लेके, हाथ में सारे प्राइजेस वगैरह लेके जब अपने घर की गली में जब दाखिल हुआ, तो वहाँ ऐसा ब्लैक बोर्ड रहता है बड़ा सा, हर हर चाली में गली में रहता है ना एक बोर्ड, जिसपे नोटिस बोर्ड जैसा। तो सही इस बात। पे लिखा हुआ था, इस पे लिखा हुआ था मेरे पिताजी का नाम, कि उनका देहांत हो गया है और इतने इतने ओ, बजे जनाजा जाएगा। तो मेरे हाथ से तो वो ट्रॉफी वगैरह सब वो पढ़ के ही, बोर्ड पढ़ के ही मेरे हाथ से सब वहीं गिर गई, और मैं भागता हुआ अपने घर पे अरे गया। बाप। तो वहाँ बहुत भीड़ जमा थी घर पे, रात से लोग सब वहाँ जमा थे, मेरे दोस्त जो यहाँ पे थे, मेरे सब दोस्तों ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। वो लोग बोले कि हम फोन ही नहीं कर सकते थे, हम किसको फोन करें, तुम्हारा वहाँ फोन का कोई सिस्टम ही नहीं था। हमने बहुत कोशिश की कि रात में ही फोन करें, लेकिन फोन ही नहीं रहे। तो ये इंसिडेंट मैं भूल नहीं पाता हूँ हर्षल, के मैंने थिएटर करते हुए अपने पिताजी को आखिरी समय में मैं उनके पास नहीं रह सका ओ, हॉस्पिटल में। ओ, तो बहुत इस चीज को मतलब मैं बड़ा सोच सोच के बहुत अक्सर, हालांकि मेरे पिताजी मेरे थिएटर से बहुत खुश थे, रंगमंच के काम से हम्म, बहुत तारीफें करते थे, बहुत दुआएं देते थे, और उन्होंने ही जिद करके मुझे भेजा था उस भिवंडी के कंपटीशन में। मैं नहीं जा रहा था उनकी तबीयत देख के, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने जिम्मेदारी ली है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा ड्रामा है, तुम्हारा तो कमिटमेंट है, तो उसको पूरा करो, जाओ भिवंडी। तो उन्होंने बराबर। मुझे जबरदस्ती भेजा था। तो किसको पता था कि मैं चाहूंगा तो यहाँ इस तरह से मैं उनको खो लेकिन मुझे दूंगा। ऐसा लगता है कि सर वो उनकी आखिरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि यस, मेरा बिल्कुल बेटा बिल्कुल थिएटर की सेवा में लगा रहे, ना कि मेरी बिल्कुल सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनके ही कहने पर मैं चला भी गया कि यस। चलो अभी इतना बोल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो चला जाऊं। और इसी तरह मेरी जब बेटी होने वाली थी, मेरी दूसरी बेटी हाँ, सानिया, हाँ। तो ऊपर हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी, और मैं नीचे सुबह के 4 बजे तक रीडिंग कर रहा था एक नाटक की, वेटिंग फॉर गोडो की। यस, मैं इसमें रोल कर रहा था एज एन एक्टर। तो ये यस। मेरे को एक्टर के साथ वो दो आर्टिस्ट का प्ले है वो। तो हाँ, मेरी बेटी ऊपर, सानिया जब सेकंड बेटी मेरी होने वाली थी डिलीवर, तो मैं नीचे सीढ़ियों पे बैठ के हॉस्पिटल की उसकी रीडिंग करके लाइनें याद कर रहे थे हम लोग, क्योंकि शो का टाइम नजदीक आ गया था। तो सुबह राइट, 4 बजे तक मैं और को एक्टर याद कर रहे थे। तो नर्स ने नीचे आके कहा, अरे आप लोग यहाँ पे क्या करते बैठे हैं? आपकी बोले बेटी ऊपर, बेटी डिलीवर हुई है, बेटी हुई है सर आपको, आप ओहो। लोग बोले यहाँ क्या पढ़ते बैठे हुए? तो मतलब ये दो बातें मेरे लिए इसलिए याद रही कि एक थिएटर करते हुए एक को मैंने गवाया पिताजी को, और थिएटर करते ही हुए एक बेटी को मैंने पाया। वाह, 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 क्या बात है सर, क्या बात। तो ये दो चीजें, हाँ ये दो चीजें मेरे लिए बहुत ही अजीब है, थिएटर से जुड़ी एक हुई। एक सवाल ले लेता हूं सर ऑडियंस की तरफ से। हेमलता हाँ लेले की तरफ से एक क्वेश्चन हाँ, आया है कि सर जरूर आपको रमजान का महीना कैसा जा रहा है? जरूर। रमजान का महीना बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं घर में तो सब लोग रखते हैं, रहते हैं, रोजा रखते हैं, मैं नहीं रख पाता, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे दवाइयाँ खाना पड़ती है दिन में 3-4 बार। तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आप फास्टिंग मत करिए, क्योंकि आपको ये दवाइयाँ खाना जरूरी है। तो मैं नहीं रख पाता, लेकिन घर में सब लोग रखते हैं, तो सबके साथ रात में 4 बजे उठ के सहरी भी करता हूँ। हाँ, सहरी करते हैं ना सुबह में हाँ, चार हाँ, बजे हाँ। वो यस। भी सबके साथ खाता हूँ। और शाम क्या में बात। जब रोजा छोड़ते हैं, फास्टिंग जब खत्म होती है, तो वो भी हाँ, साथ में उनके साथ बैठ के खाता हूँ मैं। क्या तो इस बात, तरह क्या से बात। तो इस तरह से रमजान अच्छा जा रहा है। आपने लेकिन इस बस कदर लॉकडाउन। इस चीज को शेयर किया, मानो को हमें ऐसा लगता हो कि हम आपके साथ में है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सो बहुत शुक्रिया, थैंक एक यू। एक और कमेंट आई है नाज जी इनकी तरफ से कि हाँ सर प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू नाज, आपका इस कमेंट के लिए। और शुक्रिया हर्षल, तुमने उसको, उस चीज को बहुत पॉइंट आउट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखता हूँ। तुमको लगता है मैं 60 का हुआ हूँ? देखने से लग रहा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम एक्चुअली तो थिएटर तुम का जो आदमी है ना सर, वो हमेशा यस जवान ही लगता है। यस यस, थिएटर वाला थिएटर कभी का रंग बूढ़ा नहीं कुछ हो अलग है, सकता। इसीलिए हाँ, तो उसे मेरे रंग मेरे मंच कहते हैं कि ये रंग हमेशा हाँ जवान रहता है। बिल्कुल। मेरे मेरे पिताजी कहते थे कि घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने यस। उनको एक दिन कहा,
मतलब अब्बू इसमें एक चीज का और आप बढ़ा दीजिए। तो बोले क्या? मतलब घोड़ा, आदमी और नाटक करने वाला कभी बूढ़े नहीं हो सकते। बहुत तीन लोग बढ़िया। कभी बूढ़े नहीं हो सकते। क्या बात, क्या बात। सही है, सही है। हर्षल बहुत मजा आया तुम्हारे से बात करके। प्रीति ने कोई सवाल नहीं पूछा? प्रीति प्रीति कहाँ है? अभी जस्ट है कहीं, शायद उसको अच्छा कॉल आया तो शायद वो गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सो है, और हम दोनों भी साथ में मिलके एक बार किरदार को जरूर विजिट करेंगे। जरूर और आओ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी सर्विसेज जो है ना किरदार को भी मिले। देखो नाज भी वही कह रही है हमारे ग्रुप की। तुम लोग आओ यस, यार हमारे लिए, तुम और प्रीति मिलके काम करो, एज एन एक्टर करो, एज ए डायरेक्ट करो हमारे लिए। बजट श्योर की फिक्र सर। मत करो, बजट सब हमारा रहेगा। और तुमको मानधन भी देंगे हम, फिक्र मत करो, तुम्हारा मानधन भी देंगे हम तुमको। क्योंकि तुम नवी मुंबई से अंधेरी आओगे ना, हमको मालूम है आने जाने में कितनी यस, दिक्कत होती है। तो तुमको मानधन हम जरूर देंगे। और देखो जरूर जरूर हर्षल सर। तुमको बुला भी रही है, नाज तुमको यस बुला भी यस। रही है कि नाज आइए। जी, अब तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे ही आपको मिलने का बहुत सारा ऐसा एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है, तो जरूर मैं मयम कौन है? आऊंगा। मयम? और सर आपको भी मैं कहूंगा कि जरूर आप भी एक बार किरदार की टीम लेकर हमारे इस स्टूडियो में विजिट कीजिए, जो हमारा जरूर टीटीएमएम जरूर एक्टिविटी स्टूडियो है। और प्लीज जरूर सभी को ये जरूर कहिए एक बार आने के लिए। बिल्कुल। जुबैर मेरे मेरे दामाद भी हैं इस पे, क्या उनका भी बात, कमेंट आया है, यंग एट क्या हार्ट। बात। थैंक यू जुबैर। जुबैर वेलकम जुमू वेलकम बहुत बहुत जुबेर सर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे, अपने ससुर को तुम जवान बोल रहे हो, थैंक यू वेरी मच। बड़ा बड़ा जिगर चाहिए बोलने के लिए ससुर को जवान आदमी। अर्चल मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आना चाहूंगा, नवी मुंबई। जरा ये लॉकडाउन खुल जाए तो उसके यस, बाद दौड़ेंगे सब लोग अपने अपने काम की तरफ। तो हम श्योर। दौड़ेंगे तुम्हारे इंस्टीट्यूट की तरफ और आके देखना चाहेंगे तुम्हारा स्टूडियो कैसा है। और तुम्हारा ये जो काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम TTMM एक्टिविटी स्टूडियो से। बड़ा नाम हो गया है, बहुत कम समय में तुमने नाम कमाया है। तो मैं आके सर देखना 1.5 ही चाहूंगा साल हुआ तुम्हारा। है इसको, सिर्फ 1.5 ही साल 1.5 साल। हुआ है, हाँ, सही बात। सिर्फ 1.5 साल में तुमने इतना अच्छा अपना इंस्टीट्यूट जैसा खोल लिया है। और जिस तरह से वहाँ डांस का काम, तुम डांस सिखाने का काम होता है, एक्टिंग का काम होता है, और दूसरे कल्चरल जितनी एक्टिविटीज तुम करवाते हो कॉमेडी ओपन माइक्स सारी। भी होते हैं सर, और हाँ, इवन ओपन माइक होते काव्य हैं। रंगमंच भी होता है। अरे वाह, वेरी गुड। वही तो, कविता को लेकर, डांस को लेकर, यानी जितनी कल्चरल एक्टिविटीज है या थिएटर से रिलेटेड या मंच से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब तुम एक्टिविटीज करा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा काम है ये बहुत। सर तुम जैसे आपका लोगों की वजह आशीर्वाद से ही जिंदा रखेंगे रहेगा। और जरूर बिल्कुल आइए, बिल्कुल। ये मैं रिक्वेस्ट जरूर। करूंगा आपसे। एंड थैंक यू नहीं, सो जरूर मच जरूर। सर, टीटीएमएम एक्टिविटी थैंक यू। स्टूडियो को इतना टाइम देने के लिए। TTM एक्टिविटी स्टूडियो का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षल, प्रीति का, तमाम साथियों का, जो लोग यहाँ पे जुड़े रहे हमसे, हमारे यस, साथ इतनी देर उन्होंने हमको बर्दाश्त किया, खासतौर से मुझे। बहुत 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 धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू। और थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर, अच्छा लगता है। तुम हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। यस सर। शायद प्रीति को यही चीज पसंद है तुम्हारी। यस यस यस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम थैंक यू, दोनों को खुश रखे, खुश रखे। थैंक और इसी तरह काम करते रहो, जम के काम करो। यही चीजें जिंदा रखेगी और यही चीजें आगे तुमको जो है वो एक्टिव रखेगी बहुत। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। एंड ऑल द गुड बाय। बेस्ट। एंड थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू गुड सो मच नाइट। सर। टेक केयर। और लॉकडाउन में घर में ही रहो, कहीं जाओ यस मत ज्यादा बाहर। यस यस। और और हाथ वाथ धोते रहते हो ना सैनिटाइजर से? सर बाजू में ही है। ठीक है, ठीक है। So ठीक thank है। you so much sir. ओके। And ओके। thank you everyone, all the lovely audience for joining in here. Thank you everyone. अभी यस। फिलहाल मैं आप सब से रजा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जुबैर। थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू।